हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। ये हमारी वीडियो नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं रहा है जिसमें मौलिक अधिकारों पर प्रश्न नहीं पूछे गए हों। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हमारे संविधान का कोई पूछा जाए तो वो होगा मौलिक अधिकार, और आज इसी हिस्से पर आज का वीडियो हमारा फोकस करने वाला है। अगले 3 वीडियो में हम पूरे मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये मौलिक अधिकारों का वीडियो इतना बड़े क्यों हो रहे हैं, या 3 वीडियो में इसको शामिल करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ मैं एक विशेष बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मौलिक अधिकारों या किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग वो पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट की असली में कोई परिभाषा है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट इस आधार पर निर्धारित होता है कि जो हिस्सा टीचर को ज़्यादा अच्छा लगता है, जो उसकी मेमोरी में पड़ा होता है, वो बच्चों को वो हिस्सा पढ़ा देता है, और बच्चों को लगता है कि ये हिस्सा उसके टीचर ने पढ़ाया है ज़्यादा फोकस करके, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी चैनल से आगे फिर वो अपने बच्चों को, वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें रह जाती हैं। एक बहुत ख़राब बात जो मुझे लगती है कि एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो कभी गलती से यूपीएससी का पेपर उठा लेते हैं, तो उन्हें जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जो हिस्सा पढ़ा हुआ है, उसमें भी प्रश्न नहीं बनते हैं। और इसका बेसिक कारण ये होता है कि वो कभी उस हिस्से को सही रूप में पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे इस मौलिक अधिकार वाले हिस्से को जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखेंगे कि कितनी गहराई से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज इसी की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः कहते हो भगवान का नाम लेकर के हम इस कक्षा को शुरू करते हैं, और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हैं। आज की जो क्लास है वो फोकस करेगी मौलिक अधिकारों पर, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इनको आज हम अवधारणात्मक रूप में समझेंगे और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे। आज भी कुछ आर्टिकल्स पे फोकस किया जाएगा। समझते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों को इसलिए मौलिक कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास या व्यक्ति के संपूर्ण विकास, या चहुमुखी को मैं लिख देता हूं संपूर्ण विकास, तो क्योंकि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास शामिल हो जाता है, तो वो प्रदान करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश की मूल विधि संविधान है, तो उस मूल विधि में इनका उल्लेख है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये भी इसकी सही डेफिनेशन है। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए है क्योंकि ये अनुल्लंघनीय है, इनको कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ना तो व्यवस्थापिका, ना कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका द्वारा इनका अतिक्रमण या उल्लंघन किया जा सकता है, इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए ये मौलिक है। 3 अलग अलग परिभाषाओं से हमने मौलिक अधिकारों की परिभाषाओं को समझने की कोशिश की कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार वो बेसिक, आधारभूत, इसलिए इनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहा जाता है, वो आधारभूत अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन प्रदान करने, जीवन के विकास करने और जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। 100% मैं इस बात पर क्लियर हूं कि आप लोगों को ये परिभाषाएं बता देने पर भी माइंडसेट नहीं हुआ होगा। प्रश्न कहां से बनेगा, वहां चलते हैं सीधे। जो यूपीएससी या बड़ी एग्जाम है वो इनमें प्रश्न कहां से ढूंढेगी, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, इसका पूरा बेसिक ही समझ लेते हैं। आज के बाद ये मौलिक अधिकार प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसका बेसिक फंडे पर चलते हैं कि अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम अधिकार की बात करते हैं कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे बेसिक प्रकार का अधिकार होता है वो प्राकृतिक अधिकार होता है। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? प्रकृति द्वारा जो सभी को समान रूप से दिए जाते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, वह भले मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, जो प्रकृति द्वारा सब लोगों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव के दिया जाए, वो प्राकृतिक अधिकार होता है। जैसे पानी का अधिकार, खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये प्रकृति ने हमको दिया है, इसलिए इनको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। शायद ये आप लोगों को क्लियर रहा होगा।
इसका थोड़ा अगला वर्जन समझते हैं। जब केवल मानव की बात की जाती, देखिए यहां सभी जीवों की बात की जाती है, यहां से केवल मानव को निकाल लिया जाए, जो केवल मानव के लिए दिए जाए तो वो मानव अधिकार कहे जाएंगे। मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार को मानव अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव को मानव होने के नाते प्राप्त हो रहे हैं। तो अब समझिएगा मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव को मानव होने के नाते जो मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें देश की सीमा का बंधन नहीं होता, वो किसी भी देश के नागरिक को, व्यक्ति को, सबको निश्चित रूप से प्रदान किए जाते हैं। जैसे वही बातें हैं यहाँ, प्राण का अधिकार, विचरण का अधिकार, और इसी पर बेस्ड एक बात है जिसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि वो मानव के लिए, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है, और वो मानव अधिकारों पर निर्भर करती है। इसको हम आगे समझेंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। अभी हमने 2 स्टेप समझी। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ पैदा हुआ, पेड़ पौधा हो, वो भले ही से पेड़ हो, वो भले ही मानव हो, वो भले ही जीव हो, जानवर हो, सबको जो प्रकृति ने अधिकार दिया उनको हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। उसमें से केवल मानव को हमने जो अधिकार दे दिए वो कहलाए मानव अधिकार। और इन्हीं मानव अधिकारों को जब किसी देश ने अपने देश के नागरिकों और थोड़े बहुत अन्य नागरिकों को भी दे दिए तो वही कहलाए मूल अधिकार। अब मूल अधिकार की परिभाषा समझते हैं। एक देश द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में व्यक्ति व नागरिक, अब व्यक्ति और नागरिक क्यों लिख रहे हैं ये आगे बात करेंगे, अपने देश के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में व्यक्ति और नागरिकों के विकास के अवसर के रूप में जो अधिकार मूल विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं, मूल कानून द्वारा दिए जाते हैं, उनको हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। ये कठिन, इन्हें समाप्त करना बड़ा कठिन होता है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त करना वाद योग्य होता है, मतलब अगर इन्हें कोई खत्म करने जाए तो न्यायपालिका या किसी एक पक्ष को हम अधिकार प्रदान करते हैं कि आप इसे संरक्षण प्रदान करेंगे। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 32 से न्यायपालिका को इसका संरक्षक बनाया है। मौलिक अधिकार, अब शायद क्लियर रहा होगा कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार किन चरणों से आगे होकर विकसित होकर के पहुंचाया गया है। पहले प्राकृतिक अधिकार आया, उससे मानव अधिकार बना, उसी से मौलिक अधिकार बना। ये किसी देश की सरकार द्वारा अपने देश के नागरिक और कुछ अन्य लोगों को अपने देश की मूल विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा। एक अधिकार और होता है संवैधानिक अधिकार। ये क्या होता है? जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं वो संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो क्या सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं? देखिए, सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक नहीं है। मतलब सभी मौलिक अधिकार तो संवैधानिक अधिकार हैं क्योंकि उनका वर्णन संविधान में है, तो वो संवैधानिक भी हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जहां संविधान कहे कि इनके उल्लंघन पर मैं दंड दूंगा या इनके उल्लंघन की व्यवस्था होगी, केवल उन्हीं को मौलिक कहा जा रहा है। हमारा संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और उनमें बहुत सारे दूसरे अधिकार का भी वर्णन किया हुआ है। जैसे एक बहुत आम बात मैं आप लोगों को शेयर करूं, मतदान करने का अधिकार। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि मूल अधिकार वाले चैप्टर में तो ये वर्णित है नहीं, लेकिन ये संविधान में वर्णित है, इसलिए इसका ये कौन सा अधिकार बना? संवैधानिक अधिकार। अर्थात मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में बेसिक अंतर क्या होगा कि अगर संविधान ये कहकर के उन अधिकारों को दे कि इनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इनका उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य हो जाएगी, इनका उल्लंघन करने पर आपको न्यायालय जाने का अधिकार होगा, तो वो अधिकार मूल अधिकार हो जाएंगे। संविधान में और जो अधिकार होंगे वो सब केवल संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। इनका परिवर्तन भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना कठिन नहीं जितना संविधान मूल अधिकारों का परिवर्तन होता है। तो ऐसे जो अधिकार होते हैं वो संवैधानिक अधिकार होते हैं। अब ये प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि मतदान करने का अधिकार है, 4 ऑप्शन होते हैं, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार। अब यहाँ कंफ्यूजन ना हो, ये एक संविधान का में वर्णित है, इसलिए संविधान अधिकार कहलाता है, संवैधानिक अधिकार कहलाता है। एक विशेष अधिकार हम और समझ लेते हैं, विधिक अधिकार, जो संसद में विधि बनाकर किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। जैसे मनरेगा,
मनरेगा पहले एक योजना के रूप में था, लेकिन बाद में इसे एक कानून बना करके लोगों को दे दिया गया, तो वो एक विधिक अधिकार बन गया। ऐसे जो अधिकार संसद द्वारा दिए जाते हैं वो सब विधिक अधिकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारों को समझने पर मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट रूप में अधिकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के, इनका विकास किस तरीके से हुआ, ये समझ आया होगा। अब हम इसी को आगे चलते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो मूल संविधान है, उसमें कितने अधिकार दिए गए हैं। सब लोग बहुत आसानी से इस बात को रट लेते हैं कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जो पहले 7 थे। मतलब हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। कौन कौन से वो 7 अधिकार थे, इनको सीधे रटना है, ये हमारी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। समता का या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है और ये हमारे संविधान में दिया गया पहला मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, इन 4 आर्टिकल्स में स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वर्णित है, ये दूसरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 में वर्णित है हमारे संविधान के आर्टिकल्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30 में वर्णित किया गया है। इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहते हैं। अल्पसंख्यक का के लिए भी 2 व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, इसलिए इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 29 और 30 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के साथ जो विवाद की स्थितियां होती है उसमें इस अधिकार का सबसे ज़्यादा वर्णन होता है। ये आजकल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और एक आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया हुआ है कि अगर इन अधिकारों का हनन हो तो एक और अधिकार कि आप न्यायालय जा सकते हो, ये हमें याद रहे। इसी को, ये जो 32 वाला आर्टिकल है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। याद रखिएगा, संविधान की आत्मा सामान्यतः प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। एक अधिकार और था संविधान में, संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से समाप्त करके 300 क अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अब इसे विधिक क्यों कहा? क्योंकि इसके लिए कानून बनाया होगा और संसद ने उसमें कुछ क्लॉज डाल दिए होंगे कि ये शर्तें या ये नियम होंगे इस अधिकार के प्राप्त होने के, इसलिए वह एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। यहां तक सब लोग याद रखेंगे कि पहले मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में या वर्तमान में जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इतना सभी लोगों को याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन या 44 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी वो 42 आंसर करके आ जाते हैं कि 42वें से संपत्ति के अधिकार को हटाया होगा। तो याद कर लो, देखिए संपत्ति के लिए चोरी हो जाती है ना संपत्ति, तो मैं इसे 4 को चोर कर लेता हूं। चोर जो है वो संपत्ति को चोरी करके ले गए, इसलिए 78वां संविधान 1978 में 44वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। ये मूल संविधानिक संशोधन हमारे मूल जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में दिए गए थे। हम इसके थोड़े से इतिहास पर फोकस करते हैं कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार डाले गए वो किस तरीके से दुनिया में आए। फिर हम देखेंगे कि भारत के संविधान में किस प्रकार इनको डाला गया। मूल अधिकारों का विचार जो है इस दुनिया में मूल अधिकारों का विचार जो है वह इंग्लैंड से आया या इंग्लैंड में जन्मा और वहां इसे मैग्ना कार्टा के रूप में फेमस था। ये मैग्ना कार्टा के रूप में फेमस हुआ। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट याद रहे कि इस दुनिया को मौलिक अधिकार देने वाला पहला देश जो है वह इंग्लैंड है और वहां इसे मैग्ना कार्टा के रूप में लाया गया था। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा की परिभाषा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या होता है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र। इंग्लैंड के राजा किंग जॉन
ये याद रखिएगा, किंग जॉन पहले राजा थे जिन्होंने 1215 में वहां के जो सामंत थे उनके दबाव में आकर नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, या मैग्ना कार्टा पहली बार उन्होंने जारी किया था, ये याद रखना है हमें। नागरिक अधिकारों से संबंधित विश्व का पहला अधिकार पत्र था ये, जिसमें नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इससे पहले कभी कोई अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। ये मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, जो पहली बार इंग्लैंड के राजा ने 1215 में अपने सामंतों के दबाव में आकर नागरिकों को दिया था। 17वीं शताब्दी में पहली बार जॉन लॉक नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम था, जॉन लॉक, द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। इस दुनिया में पहली बार अधिकारों का डिस्क्रिप्शन, व्याख्या करने का काम पहली बार जो है वो जॉन लॉक नाम के व्यक्ति ने किया था। परीक्षा में इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, ये आते नहीं है, लेकिन कभी यूं आ जाए कि जॉन लॉक का संबंध है अधिकारों के व्याख्याता के रूप में, इन्होंने पहली बार अधिकारों की व्याख्या की थी और इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की थी। 1776 में जुलाई में अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, तो अमेरिका स्वतंत्रता के समय एक घोषणा करता है जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है, और उसी में अमेरिका ने पहली बार मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में संविधान में शामिल करने की बात की थी। 1789 में अमेरिका का जो है वो खुद का संविधान बना, जिसे पहली बार फिलाडेल्फिया का संविधान कहा जाता है। ये फिलाडेल्फिया का जो संविधान था, इसी में लिखित रूप में पहली बार जो है वो किसी दुनिया के देश ने मौलिक अधिकारों को स्थान दिया था। तो पहला देश जो अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान देगा वो भी अमेरिका है। साथ में कुछ विशेष प्रकार के जो संवैधानिक अधिकार हैं, 1789 में मानव अधिकारों को फ्रांसीसी घोषणा पत्र में शामिल किया गया, जिसमें 3 आदर्श वाक्य शामिल थे। कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन 3 अधिकारों को जन्म देने का काम जो है वो फ्रांस ने किया था। तो अगर स्पेशली आपसे इन 3 अधिकारों की बात की जाती है तो आप फिर फ्रांस आंसर करेंगे, और अगर ये ना पूछा जाए, केवल अधिकारों की बात की जाए, तो फिर अमेरिका आंसर करेंगे। लिखित रूप में किसी देश ने अपने संविधान में अगर शामिल किया तो वो पहला अमेरिका था। यूनाइटेड नेशन जो है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा व प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी थी 1948 में। देखिए हमारा देश भी आजाद हो रहा था और इसी समय यूएनओ लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में आ चुका था, और इसने, या वर्तमान स्वरूप में आ चुका था, इसने मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया, और वो घोषणा पत्र जो है वो 10 दिसंबर 1948 को जारी हुआ था। इसीलिए इस दुनिया में मानव अधिकार दिवस जो है, या अभी वर्तमान में मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 1948 में 30 अनुच्छेद वाला एक घोषणा पत्र जो है वो इस दुनिया के समक्ष पेश किया था, जिसे लगभग 150 देशों ने अपनाया शुरुआत में, और इसी से पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की शुरुआत होती है। भारत का संविधान भी लगभग इस समय बन ही रहा था, तो उस समय भारत भी अपना लेगा। लेकिन हम भारत में विशेष रूप से एक पैटर्न को समझते हैं कि कहाँ से अधिकारों की मांग शुरू हुई, कहाँ हमने इनको शामिल किया, वो समझ लेते हैं। मानव अधिकारों की पहली मांग अगर भारत में किसी व्यक्ति ने की तो वह 1895 का स्वराज विधेयक था, जहां बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश करते हुए 3 अधिकारों की मांग की थी कि सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको निजता का अधिकार होना चाहिए, और मानव अधिकार शामिल होने चाहिए सबके पास, या सबको मानव अधिकार दिए जाने चाहिए। इन 3 अधिकारों की मांग जो है वो पहली बार 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इसके बाद ये बस थोड़े ठंडे बस्ते में चले जाता है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। याद रखिएगा ये मोतीलाल नेहरू वाले नेहरू जी हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें सार्वभौमिक मताधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार देने की या गारंटी की बात की गई कि सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए। खैर इसे स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का।
कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन 1931 में होता है, जिसमें पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। देखिए मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूं ये हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग स्वीकार की गई थी, तो 1931 का अधिवेशन था, कराची में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और नेहरू रिपोर्ट में कौन से अधिकारों की मांग की गई थी? तो याद रखिएगा सार्वभौमिक मताधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकारों की बात जो है वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को अभी हमने समझा कि यूएनओ द्वारा मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया था, और उसी समय हमारी जो मसौदा समिति थी उसने भी इसे अपनी डिबेट में शामिल करके एक विशेष समिति या विशेष वर्जन के रूप में, एक विशेष भाग के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा, और भारतीय संविधान में अंततः मौलिक अधिकारों की स्थापना हो गई, वो आ गए। इस प्रकार एक चैनल से या अलग अलग स्टेप से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों के स्रोत पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए सब लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा अमेरिका से लिया गया है। मैं इससे थोड़ा और डीप में जाना चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन रहे कि मौलिक अधिकारों का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, हमने केवल विचार यहाँ से लिया है, अमेरिका में जो मूल अधिकार थे वो सेम टू सेम कॉपी नहीं किए हैं, तो फिर बाकी कुछ चीजें और कहीं से लाए होंगे। तो समता का जो अधिकार है या स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श स्थापित हुए थे, वहां से हम समता का अधिकार लेकर के आए। तो अगर एग्जामिनर थोड़ा डीप जाकर के क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भी फ्रांस से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब लेकिन इसके अंदर थोड़ा और चलते हैं। विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन की अवधारणा थी। विधि का समान संरक्षण वो हमने अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 14 की अभी हम व्याख्या पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि इसकी दो व्याख्याएं होती हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो ये दोनों अलग अलग दुनिया के कॉन्सेप्ट थे। एक जगह ब्रिटेन में विधि के समक्ष समता चलता था, अमेरिका में विधि के समान संरक्षण चलता था। हमने उन दोनों ही बातों को संविधान में शामिल किया, लेकिन उसका स्रोत क्या है वो हमें याद रहे। तो विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, और विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से लिया है। आर्टिकल 11 के तहत 21 के तहत जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने जापान के संविधान से लिया है। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन हो जाना, उनका भंग हो जाना या समाप्त हो जाना, ये व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली है। और आगे बढ़ते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के 1 में हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क ख ग घ से 6 प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता है। उसमें जो व्यापार वाणिज्य वाली स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। परमाधिकार रीट या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कोर्ट चले जाने का जो अधिकार है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कुछ लोग हो सकता है न्यायिक पुनरावलोकन मान करके इसको ब्रिटेन की जगह अमेरिका आंसर करें, लेकिन परमाधिकार रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ये आप याद रखेंगे। देखिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनको इतना डीप पढ़े, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हो, मेरे जो साथी हो, उनका अब परीक्षा में 1 नंबर से कम एग्जाम ना रुके, ये 1 नंबर से प्री तो ना ही रुके। इसलिए जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और डीप में पढ़ लेते हैं, और हो सकता है कि आप लोग यूपीएससी का पेपर दें तो वहां आपके सारे फंडे क्लियर हुआ, हर प्रश्न का आप आंसर कर पाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप ले जा रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों से रिलेटेड, मूल अधिकार से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं? मूल अधिकारों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग
3 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। ये बहुत सामान्य सी बात थी। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अधिकारों का पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। याद रखिएगा, भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा और भाग 3 को ही अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में जो है वो 7 अधिकार लोगों को दिए गए थे, नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है उनकी संख्या केवल 6 है। याद रखिएगा। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखना है। मूल अधिकार जो है वो 2 वैरायटी के होते हैं या 2 टाइप के काम करते हैं। ये जनता के लिए तो सकारात्मक होते हैं और राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं। कैसे? जनता के लिए सकारात्मक कैसे हुए? ये जनता को कुछ छूट प्रदान करते हैं कि आप स्वतंत्र होंगे, समान होंगे, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी होगी, आपको रहने की आज़ादी होगी, बसने की आज़ादी होगी, आपको घूमने की आज़ादी होगी। इस प्रकार जनता के लिए तो ये सकारात्मक हो गए और राज्य के लिए ये नकारात्मक होते हैं। कैसे? क्योंकि राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं। राज्य नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित करके कोई कानून नहीं बना सकता है, करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता, इसलिए ये राज्य के लिए कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है। अब यहां से हम 5-6 फैक्ट जो देखेंगे इनको बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। क्या मूल अधिकार सीमित हैं या असीमित हैं? तो मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये याद रखिएगा कि अगर हमारे देश की सरकार या संसद चाहे तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं। हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य से क्या आशय होता है? जिनमें न्यायालय में जा करके अपने अधिकार मांगे जा सके, वाद दायर किया जा सके, तो वो वाद योग्य हो जाता है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उसके में एक आर्टिकल जो है वो 32 वो हमें अधिकार देता है कि हम उनके लिए या उनके हनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए वो वाद योग्य हो जाते हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं। न्यायालय को यह शक्ति है कि वो इन्हें नागरिकों को दिलाए, तो व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति भी ये अधिकार देते हैं और न्यायालय इन पर निर्णय दे अधिकारों के पक्ष में, ये शक्ति भी न्यायालय को ये अधिकार देते हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती केवल संविधान संशोधन द्वारा हो सकती है। ये बहुत विशेष बात है, आप लोग याद रखेंगे कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती केवल संविधान संशोधन से होगी, ना कि साधारण विधि द्वारा। अर्थात कोई जनरल कानून बना करके किसी मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से एक मौलिक अधिकार 7वें को हटा दिया गया, तो इससे सिद्ध होता है कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। कल चाहे हमारे देश की संसद तो 2-3 मौलिक अधिकार और हटा दे, लेकिन वो केवल संविधान संशोधन द्वारा हटाए जा सकते हैं, किसी साधारण विधि द्वारा नहीं हटाए जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, और कौन सी स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल है जिनको छोड़ दिया जाए, जिनको विशेष कारण पे ही राष्ट्रीय आपातकाल में जो है कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा, लेकिन इनको छोड़ करके जो बाकी के अनुच्छेद हैं, बाकी के जो अधिकार हैं, उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न इसके अलावा भी एक स्थिति ऐसी है, इसके भिन्न ऐसे क्षेत्र जिनका क्रियान्वयन जहां इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जैसे
सैन्य कानून जहां पे प्रभावी होते हैं वहां पे भी मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न ऐसे क्षेत्र जहां इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जैसे सैन्य कानून जब लागू हो जाते हैं, जैसे अफस्पा इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे मिलिट्री लॉ इसका उदाहरण हो सकता है, सैन्य कानून इसका उदाहरण है। तो ऐसी स्थितियों में भी मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, उनका लागू होना या उनका प्रवर्तन रोका जा सकता है। ये कुछ फैक्ट थे हमने जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़े। आगे हम मौलिक अधिकार शुरू करने वाले हैं। मौलिक अधिकारों में दो आर्टिकल जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों ने या जनरल स्टूडेंट्स ने 12 और 13 को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप ले जा करके एकदम कॉन्सेप्ट रूप में इनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल 12 और 13 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अभी। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो राज्य की जो जनरल परिभाषा होती है वो हम पहले समझ लेते हैं और फिर आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो समझेंगे। देखिए, राज्य शब्द का सामान्य जो उपयोग होता है वो किसी देश को या मध्य प्रदेश राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य को शो करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ राज्य का उपयोग इस रूप में हो ही नहीं रहा है। आर्टिकल 12 के तहत राज्य शब्द का उपयोग होता है या राज्य शब्द उपयोग हो रहा है निम्न चीजों के लिए, 4-5 चीजों के लिए होता है। वो भारत सरकार या भारत की संसद के लिए उपयोग किया जाता है, या प्रत्येक राज्य की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या उनकी विधानमंडल, और सभी स्थानीय निकायों के लिए यूज होता है। साथ ही जो वैधानिक प्राधिकरण है, वैधानिक प्राधिकरण में जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, इन सबको भी राज्य में शामिल करता है। तो एक बहुत विस्तृत परिभाषा बन जाती है। आर्टिकल 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है और उस परिभाषा में भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, स्थानीय निकायों की सरकारें और जो प्राधिकरण हैं जैसे ONGC, LIC, इस प्रकार के ऐसे प्राधिकरण जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है, वो सभी भी शामिल कर लिए गए हैं। तो राज्य शब्द का अर्थ जो है वो इस बड़े से रूप में निकलता है। अगर एग्जामिनर को बहुत टफ प्रश्न पूछना हुआ तो वो ये पूछेगा कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य का अर्थ होता है, और फिर 4 ऑप्शन, भारत की सरकार और संसद, राज्य की विधानमंडल और सरकारें, स्थानीय निकाय, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर हमें उसके हिसाब से आंसर इनमें से कोई नहीं करना होगा। हो सकता है कि वो इसकी और व्याख्या पूछ ले, तो हम इसके बारे में 2 लाइन और पढ़ते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहता है कि कोई निजी इकाई या कोई एजेंसी जो कि राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो, वो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में शामिल होगी। हो सकता है ये आर्टिकल अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी 5 मिनट बाद आने लगेगा कि ये इतना बड़ा मैं इतने डीप में क्यों पढ़ा रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की परिभाषा में ऐसा कोई निजी एजेंसी या निजी संस्था भी शामिल होगा जो राज्य के काम कर रहा हो, वो भी राज्य में गिना जाएगा। राज्य के अर्थ में शामिल कोई इकाई को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जब वह मूल अधिकारों का हनन करती है। एक स्पेशल कोर्ट केस है दिनेश कुमार आर्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें हमारे जो लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसे भी राज्य के रूप में इकाई माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी राज्य कहलाएगा आर्टिकल 12 के तहत। तो अब 12 के तहत एक जो ओवरऑल कहानी बनी वो क्या है कि 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है और उस परिभाषा में भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, स्थानीय निकायों की सरकार, प्राधिकरणों की सरकारें और कोई निजी इकाई की सरकार जो कि या कोई निजी इकाई या संस्था या एजेंसी भी शामिल होगी जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में काम में आती है या वो प्रदान करती है, तो वहां सब में राज्य के अर्थ में इनको भी राज्य मान लिया जाएगा। अब हम जब 13 पढ़ेंगे तो 12 और 13 मिला करके एक बहुत विस्तृत अर्थ हमें प्रदान करेंगे। तो अब हम 13 पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 13 क्या कहता है?
आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में वर्णन, और इसके तहत ऐसे आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) ऐसे 4 सब आर्टिकल्स दिए हुए हैं। हम उनको थोड़ा फोकस कर लेते हैं और फिर 12 और 13 को मिला करके एक बार एक फिक्स अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। 13(1) क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 का उल्लंघन करती हैं। याद कर रखिएगा, आर्टिकल 13 में 4 आर्टिकल सब आर्टिकल्स के रूप में है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). उसमें 13(1) आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान लागू होने के समय उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह भाग 3 से असंगत है या उसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उनको कम करती है या उनका अल्पीकरण करती है या उनको उल्लंघन करने की स्थिति पैदा करती है, और अगर ऐसा होता है तो वह कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब ये 2 आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। अब आप समझिए कि हमने 12 में पढ़ा कि राज्य का जो अर्थ है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य के अर्थ में भारत सरकार या संसद शामिल होगी, देश मध्य प्रदेश की या किसी राज्य की विधानमंडल या राज्य की सरकार शामिल होगी, किसी स्थानीय निकाय की सरकार शामिल होगी, कोई प्राधिकरण शामिल होगा और साथ में कोई निजी संस्था शामिल होगी। और अब 13 के 2 को उसके साथ मिलाते हैं और यहाँ क्या लिखा हुआ है, राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा। अब यहाँ राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा और राज्य के अर्थ में क्या क्या निकलता है, देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, स्थानीय निकाय, कोई निजी संस्था और कोई प्राधिकरण। तो राज्य में वो 5 कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अर्थात बहुत सरल शब्दों में 12 और 13 ने एक अर्थ निकाला कि अगर कोई ONGC नाम की कंपनी, LIC नाम की कंपनी या कोई स्थानीय निकाय या कोई मध्य प्रदेश की सरकार या देश की सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो तो वह अपने आप शून्य हो जाएगा। ये कहने का काम करता है आर्टिकल 13(2) और उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह भाग 3 के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब यहां से जब डीप प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार के होंगे, तो मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ONGC एक विज्ञापन जारी करता है। ONGC एक प्राइवेट क्षेत्र का कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सरल ले लेते हैं, LIC ले लेते हैं, LIC सब जानते हैं। LIC एक विज्ञापन जारी करता है और वो कह देता है कि LIC में भर्तियां की जाएगी और केवल OBC को भर्ती किया जाएगा या केवल जनरल को भर्ती किया जाएगा। तो क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में एक जगह लिखा हुआ है कि भर्तियों में या लोक नियोजन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो वो आर्टिकल 13 के तहत क्योंकि एक राज्य की इकाई में शामिल है इसलिए वह भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में शामिल हो जाएगा और इस पर भी कोर्ट केस किया जा सकता है। वैसे LIC जैसी कोई और कंपनी हुई, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी जो सरकार का कोई काम करती है और वो अगर कोई टेंडर जारी करती है या कोई काम करती है और वहां वो ऐसी कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की स्थिति जन्म दे तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस किया जा सकता है और इस आधार पर कोर्ट केस किया जा सकता है कि ये कंपनी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13(3) बहुत महत्वपूर्ण है जो ये बताता है कि विधि क्या होगी। ये 2 शब्दों को परिभाषित करता है, विधि और प्रवर्त विधि को। और 13(3) के अंदर भी 2 अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, 13(3) और 13(3) अब विधि में क्या क्या शामिल है, भारत के राज्य में विधि का अर्थ या विधि के स्थान पर स्थान रखने वाले अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा होंगे शामिल। अब
प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी द्वारा। मैं यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी की क्वेश्चन बता रहा हूं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विधि का अर्थ है। अब 4 ऑप्शन है, प्रथा, रूढ़ि, अधिसूचना, अधिनियम। ये 4 ऑप्शन थे और फिर नीचे ऑप्शंस इस प्रकार थे 1 2 3 4, 1 2 3, 3 2 1। अब आपको समझ में आ जाएगा कि विधि के अर्थ में रूढ़ि भी शामिल होती है, कोई प्रथा भी शामिल होती है, कोई अधिसूचना भी शामिल होती है, कोई अध्यादेश भी शामिल होता है, कोई नियम भी शामिल होता है। तो एक विस्तृत अर्थ अब आपके दिमाग में सेट होने लगा कि आर्टिकल 13 क्यों पढ़ना जरूरी है, विधि में ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो अब पूरी बात समझिए कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। इसमें राज्य के अर्थ में 5-6 चीजें शामिल हो गई, विधि के अर्थ में बहुत सारी चीजें शामिल हो गई कि विधि का अर्थ रूढ़ि भी होगा, विधि का अर्थ अधिसूचना भी होगा, विधि का अर्थ सूचना भी होगा, विधि का अर्थ अध्यादेश भी होगा। तो कोई भी स्थानीय निकाय, कोई भी मध्य प्रदेश शासन या कोई भारत सरकार या कोई संसद या कोई विधानमंडल कोई ऐसी विधि, रूढ़ि, अधिसूचना जारी नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13(4) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में कि किसी बात के होते हुए अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन में जो संविधान संशोधन है वो विधि में शामिल नहीं होगा। ये मैं थोड़ी सी देर 5-2 मिनट बाद आपको क्लियर करता हूं। 13(4) का अर्थ हमें समझ लेना है कि 13(4) कह रहा है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, विधि में इस शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा भैया, कि कोई विधि जो है वो संविधान संशोधन वाले के लिए बनाई गई हो तो वो विधि नहीं मानी जाएगी इस अनुच्छेद के तहत, क्योंकि अगर उसे विधि मान लेंगे तो फिर वो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की जा सकेगी। इसलिए यहाँ ये क्लॉज जोड़ा गया। और ये 13(4) जो है वो मूल संविधान में था नहीं, ये 1978 में जो है वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अपने आप में इसलिए जोड़ा गया कि अगर सरकार चाहे तो किसी संविधान संशोधन के आधार पर मौलिक अधिकारों को कम कर सके, सीमित कर सके, इसलिए ये आर्टिकल जोड़ा गया और ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखिएगा। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था देता है कि संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है अगर वो हमारे मूल ढांचे में संशोधन करने की बात करता है, और मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में शामिल किया हुआ है, याद रखिएगा ये बात। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं कि अगर हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो फिर देश की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को हनन कैसे करवा दिया या हटा कैसे दिया। तो यहाँ थोड़ा सा द्वंद्व होता है जब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की एक साथ बात की जाती है। अब एक विशेष प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 देता है, या आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल शक्ति देता है कि वो किसी कानून को शून्य घोषित कर दे या किसी काम को कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट को जो सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 13 से की गई है। अनुच्छेद 13 ही एकमात्र वो आर्टिकल है जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि को शून्य घोषित करने की शक्ति देता है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अब इससे रिलेटेड कुछ 4-5 केस रहे कि आर्टिकल 13 के तहत 368 को हम संविधान संशोधन को विधि माने या ना माने। तो हम यह देख लेते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का एक मामला था 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी सिंपल व्याख्या करते हुए कह देता है कि संविधान संशोधन शब्द विधि में शामिल नहीं है। विधि में अध्यादेश शामिल है, कानून शामिल है, अधिसूचना शामिल है, प्रथा शामिल है, रूढ़ि शामिल है, लेकिन संशोधन शामिल नहीं है। तो अगर सरकार चाहे तो संशोधन करे। ऐसा ही एक केस और आता है सज्जन सिंह बनाम भारत संघ मामला, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट सेम बात कहती है कि हाँ, संशोधन जो है वो विधि में शामिल नहीं होगा।
गोलकनाथ बनाम भारत संघ एक मामला होता है जिसमें विधि शब्द में सभी विधियों को शामिल किया करने की बात कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने ही बात को अब बदल रहा है और वो कह रहा है कि देश के अंदर विधि शब्द या संविधान में जो विधि शब्द है उसमें संविधान संशोधन भी शामिल है और देश की सरकार संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकती है। तो ऐसा वर्डिक्ट जो है वो गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामले में आता है। अब भारत की सरकार तो फंस गई क्योंकि वो ना तो संविधान संशोधन कर सकती है और ऐसा संशोधन तो कर ही नहीं सकती जो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब सरकार की शक्तियां कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में 44वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा करवाया जाता है और उसमें ये एक आर्टिकल जोड़ दिया जाता है। और वो क्या जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है कि अगर सरकार संविधान संशोधन करती है तो वह संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अभी मैंने बाय मिस्टेक इसे 44वां संविधान संशोधन बता दिया था, उसे ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती केस में जब ये व्यवस्था हो गई कि मूल ढांचा होगा, आधारभूत ढांचा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है भैया, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर संविधान संशोधन करके आपने ऐसा कोई परिवर्तन किया जो हमारे मूल ढांचे को छेड़ता है तो फिर कोर्ट को यह शक्ति होगी कि वह उस विधि का पुनरावलोकन कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। और ऐसा करने का वर्डिक्ट जो है वो केशवानंद भारती केस में दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के 4 और 5 में खंड में ये जोड़ दिया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये बात तो गलत थी, इसलिए मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को ही शून्य घोषित कर देती है और ये व्यवस्था फिर से समाप्त हो जाती है। क्या व्यवस्था थी मिनर्वा मिल में? आधारभूत ढांचे में संशोधन पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान जोड़ा गया उसे अमान्य घोषित किया जाता है, उसे नल एंड वाइड जीरो घोषित किया जाता है। तो ऐसा करने का काम इन दोनों केस में आपस में हुआ। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था, याद रखिएगा। कुल मिला के जो मूल बात है वो ये है कि अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य शब्द में कौन कौन शामिल होगा। राज्य शब्द में शामिल होगा हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय निकायों की सरकार, किसी प्राधिकरण की सरकार, कोई ऐसी निजी संस्था जो राज्य का काम कर रही हो, वो सब राज्य में शामिल होगी। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। और विधि शब्द में क्या क्या शामिल है? कोई अधिसूचना, कोई अध्यादेश, कोई अधिनियम, कोई सूचना, कोई अधिसूचना, कोई प्रथा और कोई रूढ़ि। ये सब दोनों को साथ में पढ़ने पर एक इसका निश्चित अर्थ निकलेगा और ऐसा साथ में हमें करना भी है। याद रखिएगा, आर्टिकल 13 में कुछ सिद्धांत भी निहित हैं। आज मैं वो आपको पहली बार पढ़ा ही देता हूं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इन सिद्धांतों को अभी तक पढ़ा नहीं हो। बहुत छोटे छोटे से 5 सिद्धांत हैं जो जनरली आजकल परीक्षा में आने लगे हैं, इसलिए मैं इनको एक बार पढ़ा देता हूं। बहुत सरल है। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अमेरिका द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। और ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की शक्तियों द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। सरल शब्दों में मैं कहूं कि पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या कहता है, तो पुनरावलोकन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई न्यायालय या कोई एक इकाई जो है वो संविधान संशोधन होने या कोई कानून बनने पर उसकी जांच कर सकती है कि वह तर्क सम्मत, वह न्याय सम्मत या संविधान सम्मत है या नहीं है। इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये बड़ा सरल था, याद हो जाता है सबको। दूसरा सिद्धांत जो है वो आच्छादन का सिद्धांत है। क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13(1) में जो बात लिखी है उससे आच्छादन का सिद्धांत बनता है या जन्म लेता है। इस 13(1) के अनुसार संविधान ने का जो आर्टिकल है वो 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले
जो कानून पहले बने हुए थे वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो उसी से हमारा आच्छादन मतलब क्या हुआ कि अब जब नया संविधान आ गया है तो ये पुराने कानूनों पर चढ़ जाएगा, उनके ऊपर कवर कर लेगा उनको, और उस मात्रा तक कवर कर लेगा जिस मात्रा तक वो संविधान के भाग 3 या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो, उनको आच्छादित कर लेगा। इसलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा गया। तो आर्टिकल 3 के अनुसार संविधान पूर्व विधियां जो हैं को मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर वे मौलिक अधिकार द्वारा आच्छादित कर ली जाएंगी और वो उस मात्रा तक समाप्त हो जाएगी जहां तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकार जो संविधान लागू होने से पहले या कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले किसी देश में या किसी राज्य में प्रचलन में था, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब आते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) में व्याख्या मिलती है कि उस मात्रा तक, ये एक शब्द लिखा हुआ है, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अब यहां पृथक्करण का सिद्धांत समझिएगा कि अगर राज्य कोई कानून बना देता है जो हमारे देश में मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो पूरा का पूरा कानून जो है वो समाप्त नहीं होगा, वो उतना हिस्से को समाप्त करेगा जितना हमारे मूल अधिकारों से असंगत है। तो उससे पृथक्करण का सिद्धांत जन्म लेता है कि वो कानून भी लागू रहेगा और भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार 3 भी लागू रहेगा, और दोनों अलग अलग लागू रहेंगे। उतनी मात्रा तक वो कानून लागू रहेगा जितनी मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता हो। इस प्रकार से एक पृथक्करण का सिद्धांत जन्म लिया। उस मात्रा तक शब्द से राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है तो वह न्यून घोषित होने के बजाय या पूरा खत्म हो जाने की बजाय उस मात्रा तक शून्य घोषित रहेगा जहां तक वह मूल अधिकारों का हनन करता है। मान लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार कोई कानून बना देती है और उस कानून में 50 बातें लिखी हुई हैं और उन 50 में से 4 ऐसी बातें हैं, 4 ऐसे अनुच्छेद धाराएं हैं जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हैं। तो पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि ये जो कानून है ये पूरा शून्य घोषित नहीं होगा, ये केवल उन 4 आर्टिकल्स को शून्य घोषित करेगा या केवल इसके 4 आर्टिकल्स या 4 धाराएं घोषित शून्य होंगी जो कि मूल अधिकारों का हनन करती है। बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो स्वतः लागू रहेंगे, ये कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, ये क्या होता है? मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा, पूर्व प्रवृत्त विधि पर संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी होना ही इसका भूतलक्षी प्रभाव को दर्शाता है। अब देखिए, भावी प्रवर्तन का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? ये हो सकता है कि कोई कानून 1860 में बना हो, जैसे आईपीसी हो, जैसे सीआईपीसी हो, ये 1860 में बने कानून है, 61 में बने कानून है, और अगर संविधान लागू होने पर वो भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं तो भारतीय संविधान पहले उनको शून्य घोषित नहीं करेगा या उनके पहले की तारीखों पर शून्य उनको घोषित नहीं करेगा, केवल 26 जनवरी 1950 से उनके उन हिस्सों को शून्य घोषित करेगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। इसका यह अर्थ निकलता है कि मान लीजिए 1949 में आईपीसी के तहत किसी एक व्यक्ति को कोई सजा दी गई हो और वही जो प्रावधान है वो 1950 में 26 जनवरी पर संविधान लागू होने पर हमारे संविधान के भाग 3 से असंगत होने के कारण शून्य घोषित कर दिया हो, तो वो सजा पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या उस व्यक्ति के उस मुद्दे पर, मामले पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहता है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। और आगे बढ़ते हैं। अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता।
हमारे देश में अधित्याग के सिद्धांत को शामिल किया गया है। देखिए, अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में सरकार को लिख करके आवेदन करे और उसको अपने मौलिक अधिकारों को त्याग दे। लेकिन भारत में इस सिद्धांत को अपनाया गया है, अधित्याग के सिद्धांत को। भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है, वो अपने से इनको दूर नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार उसके पास रहेंगे, उसमें निहित रहेंगे। और यही सिद्धांत अधित्याग का सिद्धांत कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। यही अधित्याग का सिद्धांत है। आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को बहुत डीप में जाकर के पढ़ा, साथ में कुछ सिद्धांतों को पढ़ा और मूल अवधारणा को समझा कि मौलिक अधिकार क्या है। अगला जो वीडियो है उसमें हम समानता, स्वतंत्रता और शोषण के अधिकार पर फोकस करेंगे और उसका अगला वीडियो मौलिक अधिकारों को ओवरऑल समर अप करेगा। ऐसे 2 वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले हैं। इनको बहुत डीप में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमपीपीएससी के स्टूडेंट जब यूपीएससी का पेपर देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और वो समझ में नहीं आने के कारण मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारा प्रयास है कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ें तो उसे इतनी आसानी से, इतना गहराई से पढ़ें कि किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न हो, अगर उस टॉपिक से आपसे पूछा जाए तो आप उसे कवर कर पाएं। और इसीलिए हम इतना डीप में आपको ले जा रहे हैं। आगे भी इसी तरह हम डीप में इसको पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।